आज कितनी तारीख हो गई, अभी तक पेंशन नहीं आई मेरी। कविता जी खुद से बातें करती दीवार पर लगे कैलेंडर को देखते हुए बोली, कैलेंडर देखने से पेंशन थोड़ी ना आ जाएगी माँ जी। वैसे पेंशन का क्यों इंतज़ार हो रहा है? अभी तो दवाई भी ख़त्म नहीं हुई होगी आपकी, और आपको पिछले महीने ही तो 1,000 रुपये दिए थे। क्या किया आपने उन रुपयों का? गोलगप्पा खा लिया क्या? कविता जी की बहू माधुरी आंखें चढ़ाते हुए बोली, अरे नहीं बहू, आज कुछ घुटने में दर्द ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए एक बार मालिश करने वाली को बुला लिया था और मालिश की तेल की नई बोतल भी बाज़ार से मंगा ली। उसके बाद के बचे कुछ पैसे से मनु को चिप्स और कुछ खाने की सामान खरीद दी थी। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे। एक बार पेंशन आ जाए तो मालिश वाली को फिर से बुला लूं, बड़ा आराम मिलता है। कविता जी ने अपनी बहू को सफाई दी। बस रहने दीजिए माँ जी, इसी फिजूल खर्ची की वजह से आपका एटीएम अब मेरे पास है। अभी छोड़िए इन बातों को, रात हो रही है, मुझे सोना भी है। आपका क्या, कितनी भी देर से सोएंगी तो कौन सा मेरी तरह सुबह जल्दी जागना है। आराम से जब मर्जी तब सो जाओ और बना बनाया खाना खाओ। मुंह बनाते हुए माधुरी ने बोला और एक थाली में रोटी लेकर कविता जी के आगे रख दी। कविता जी ने देखा थाली में 2 रोटी हैं और उसके ऊपर दूध डाल दिया गया है। दूध इतना कम है कि रोटी भी ठीक से न भीगे। खाना की थाली देखकर कविता जी की आंखें भर आईं। थोड़ी देर पहले बैंगन की सब्जी बनने की खुशबू आ रही थी, पर बहू ने उन्हें ये खाने को दिया है। बचत के नाम पर उनके हिस्से की सब्जी बचाती है। अपनी झुर्रियों पड़ी गालों पर आए आंसुओं को अपनी साड़ी के आंचल से उन्होंने पोंछ लिया और खाने की थाली को प्रणाम करके भूखे ही सोने चली गईं। माँ माँ की आवाज़ से कविता जी की सुबह जब आंखें खुली तो सामने उनका बेटा अंकुर खड़ा था। माँ, तुमने रात में खाना नहीं खाया? माधुरी ने तुम्हारे खाने की थाली को देखकर मुझे अभी बताया। वो बेटा, तू तो जानता है तेरी माँ को मीठा नहीं चटपटा खाना पसंद है। ऊपर से दूध भी इतना कम था कि सूखी रोटी खाने की इच्छा नहीं हुई। कविता जी बोली, माँ, अगर चिप्स से पेट भर गया हो तो बताओ ना, झूठ क्यों बोल रही हो? मनु के हिस्से का दूध तुम्हें तुम्हारी बहू देती है ताकि तुम स्वस्थ रहो। अब बुढ़ापे में इतना चटोरापन ठीक नहीं। बीमार पड़ोगी तो कितना खर्च होगा। सही से खाना पीना खाया करो, समझा करो माँ। अंकुर एक सांस में बोलता गया। कविता जी चुपचाप सुन रही थी। बहू की शिकायत करना उन्हें अपने आदर्श के खिलाफ लगा। मनु के हाथों से प्यार से एक चिप्स खाया था उन्होंने। कैसे बहू ने कह दिया कि मैंने मनु के हिस्से का चिप्स खाया है? कौन सुबह सुबह बेटे को बताए कि उसकी पत्नी उसकी माँ को सही ढंग से खाना भी नहीं देती है। बेटे को बताकर भी क्या फायदा होगा? उसे खुद समझना चाहिए था। माँ के दर्द को फैक्ट्री में डबल शिफ्ट काम करके उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बहू उसे प्यार से उसके बारे में जो भी बता देती है वही बातें उसे सही लगती हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो खाना ना खाने की वजह से पहले वो उनसे उनकी तबीयत के लिए पूछता। देखो माँ माधुरी ने कितनी समझदारी से घर संभाल रखा है। याद है तुम्हें पहले हर महीने की आखिरी सप्ताह तक तुम्हारी पेंशन और मेरी सैलरी खत्म हो जाती थी। जब तुम्हारी पेंशन बंद हो गई थी तो हमारे पास कोई बचत नहीं थी, और अब देखो हर महीने बचत हो रही है।
तुम ही कहती हो ना कि मेरे जाने के बाद मेरा क्रियाक्रम धूमधाम से करना, तो उसी बचत से तेरा क्रियाक्रम और श्राद्ध धूमधाम से कर दूंगा। कविता जी चुपचाप नम आंखों से अपने बेटे को देखती रहीं। अंकुर थोड़ी देर में तैयार होकर फैक्ट्री काम पर चला गया। तभी पोती मनु भी स्कूल जा चुकी थी। कविता जी नहा धोकर जो बहू ने परोसा खाकर वह निकल आई। सामने पार्क में बेंच पर बैठकर वो सोचने लगी, अभी तक पेंशन नहीं आई, कहीं पिछली बार की तरह किसी वजह से रुक तो नहीं गई। जरा बैंक जाकर पता करती हूँ। दवाई भी खत्म होने वाली है, ऊपर से ये घुटने का दर्द और एक पैसा भी नहीं बचा। कैसे बुलाऊं मालिश वाली को। घर के बाहर एक परिचित ऑटो वाले से आग्रह कर कविता जी बैंक पहुंच गईं। वहां जाकर बैंक अधिकारी की बातें सुन उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। माता जी पेंशन तो आ गई है, लगभग सारे पैसे भी निकल गए हैं, वो भी एटीएम से। ये कल की बात है। कविता जी अधिकारी को अपने घर की कहानी न बताकर वापस आ गईं। उन्हें अपने पति की याद आने लगी। कविता मेरे जाने के बाद ये एटीएम संभाल कर रखना। मैं अपने और तुम्हारे लिए पेंशन प्लान ले रखा है। दोनों में से कोई भी पहले जाएगा तो दूसरा अकेले रह जाएगा। मैं तो तुम्हारे बिना रह जाऊंगा, पर तुम कैसे रहोगी मेरे बिना। मेरी ना समझ बीबी, इसलिए ये सब बता रहा हूँ। मेरे जाने के बाद अपनी पसंद की साग सब्जी खुद से खरीद लाना और अपनी पसंद का गोलगप्पा जो भी तुम्हें पसंद आए वो खा लेना। दिल करे तो पूजा के लिए मंदिर में दान करना और अपनी खुशी से सारे त्योहार में बच्चों को आशीर्वाद के रूप में कुछ पैसे या अपनी पसंद का जो भी सामान देना। जब पैसा तुम्हारे पास रहेगा तो स्वतंत्र रहोगी। पेंशन के पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, पर इतने ज़रूर होंगे जितने से हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए तुझे बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। एक बात और याद रखना, अपने आप को उम्र का हवाला देकर निराश ना होने देना। अपनी आंखें खुली रखना और अपने फैसले खुद लेना। कितना सही कहा था उन्होंने उस समय। उनकी बातों से कितना नाराज हो गई थी। कविता जी 2 दिनों तक उनसे बात नहीं की थी, क्योंकि कविता जी को उनसे पहले जाना था इस दुनिया से। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। पति के जाने के बाद उनकी कही हर बात कविता जी अमल करने लगीं। जिंदगी पटरी पर थी, लेकिन साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र बैंक में समय पर न देने की वजह से पेंशन नहीं आ पाई। उस महीने सारा खर्च अंकुर को करना पड़ा। पति के जाने के बाद कविता जी बीमार भी रहने लगी थीं। माँ के बीमारी पर खर्च करने में 1 महीने में अंकुर की हालत खराब हो गई। वो झल्लाने लगा। हर छोटी छोटी बातों पर घर में लड़ाई होने लगी। एक एक पैसे का हिसाब होने लगा और बात ले देकर कविता जी के पेंशन पर आ गई। माँ, आप अपने पेंशन को सेव क्यों नहीं करती? आपके सारे पेंशन के पैसे कहाँ चले जाते हैं? अगर आपने फिजूल खर्ची नहीं किया होता तो अभी आपके अकाउंट में कुछ तो पैसे होते और आज हमारा ये हाल नहीं होता। आपकी दवाई का खर्च निकालूं या मनु के स्कूल की फीस भरूं? अंकुर गुस्से से चिल्ला रहा था। अंकुर की बातों से कविता जी बिल्कुल टूट सी गई थी। छोटी नौकरी में अंकुर के पापा ने अधिक से अधिक हर सुविधा कर रखी थी और आज एक माँ का खर्च इसके लिए बोझ बन गया था। अपनी पसंद की सब्जी लाती हूँ तो पूरे परिवार के सब्जी का खर्च कम हो जाता है।
पोती को प्यार से कुछ खरीद देती हूँ तो दादी होने का सुख मिलता है। और कभी कभी रोड किनारे से गोलगप्पे जरूर खा लेती हूँ। ये फिजूल खर्ची कैसे हो गए? हर महीने अपने लिए सिर्फ दवाई, साबुन, कुछ ड्राई फ्रूट मंगाती हूँ तो ये भी उन्हीं का खर्च कम करती हूँ। अगर मैं ना करती तो उन्हें ये सब करना होता। खैर, बेटे के बातों से दिल इतना टूट गया कि उन्होंने अपना एटीएम बहू को दे दिया और कहा, मेरे एटीएम को रख और सारे खर्च करने के बाद में बचत भी करना, ताकि कभी मैं बीमार पड़ी तो उस बचत से मेरा इलाज हो जाए, और अगर बीमार पड़े बिना मर जाऊं तो उस बचत से मेरा क्रियाक्रम कर देना। तभी से एटीएम माधुरी के पास था। तभी किसी ने डोरबेल बजाई तो कविता जी सोच की दुनिया से बाहर आईं। जब वो कमरे से बाहर आई तो माधुरी दरवाजे पर खड़ी किसी व्यक्ति से कुछ ले रही थी। कविता जी को देख उसने उस सामान को अपने साड़ी के पल्ले में छुपा लिया और बिना कविता जी से कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। कविता जी को सारी बातें समझ में आ गईं। तभी दरवाजे पर जिस व्यक्ति को उन्होंने देखा था वो सुनार की दुकान पर काम करता था। माधुरी ने उसे इसके पेंशन के पैसे देकर कोई जेवर बनवाया होगा, यानी जब से इन्होंने उसे एटीएम दिया है वो उन पैसों को निकाल अपना खर्च करती है, और जब अंकुर की पेमेंट आती है तो उसमें से इनकी दवाई मंगाती है और 1,000 रुपये देती है। उन्हें ये भी समझ आ गया कि क्यों उन्हें हर महीने 5 दिन देर से दवाई मिलती है। अंकुर की पेमेंट महीना खत्म होने पर आती है, जबकि उनकी पेंशन महीना खत्म होने से 5 दिन पहले आती है। कविता जी गुस्से से बड़बड़ाने लगी, यही इनकी बचत है। जब से एटीएम दिया है न सही से सब्जी खाने को मिलती है, न मंदिर में दान किया और न ही अपनी पसंद के गोलगप्पे कई महीने से खाए। हर जरूरत और शौक के लिए इनसे मांगना पड़ता है। एक मालिश के तेल के लिए 5 दिन से दर्द सह रही हूँ। मनु को भी कुछ देने से पहले सोचना पड़ता है। सही कहते थे अंकुर के पापा, एटीएम तेरी आज़ादी है। जब तक ये तेरे पास है तब तक तू स्वतंत्र है। इसी के बदौलत तू अपना ख्याल रख सकती है। कविता जी अपने पति के तस्वीर के पास जाकर रोने लगी। सही कहते थे आप, आपकी पत्नी न समझ है। अच्छा हुआ आप ये दिन देखने से पहले ही चले गए। मुझे भी अपने पास बुला लो। तभी मनु दौड़ते हुए आई और उनके गले से लिपट गई। मनु, मेरी रानी बिटिया, कैसी है मेरी जान? आज क्या पढ़ाई हुई स्कूल में? पोती के माथे को चूमते हुए उन्होंने कहा, दादी तुम्हें पता है गीता में कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप होता है। आज हमारी मोटिवेशनल क्लास थी। मनु मुस्कुराते हुए बोली और फिर भागते हुए दूसरे कमरे में चली गई। मनु चली गई पर कुछ ऐसा कह गई जिसकी कविता जी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ सोच समझकर उन्होंने अपने शक की सच्चाई जानने के लिए फोन मिलाया और सुनार से बात कर सारा किस्सा समझ गई। तभी कमरे में से बाहर निकली और उनसे नजरें छुपाकर रसोई में जाने लगी। सुन बहू, आज खाने में दूध रोटी नहीं, लौकी की पकौड़ी वाली सब्जी बना लो। तुझे जब से एटीएम दिया है तूने ऐसी बचत शुरू की है कि अच्छा खाने को तरस गई हूँ। कविता जी ने ऊंची आवाज से कहा, माँ जी थोड़ा तो उम्र के तकाजे को ध्यान में रखिए। इस बुढ़ापे में इतना चटर पटर खाना ठीक नहीं। लौकी अभी 50 रुपए किलो है और तेल भी बहुत महंगा है। बचत नहीं करूँगी तो आपके बीमारी और श्राद्ध में कैसे खर्च करूँगी?
मुंह बनाते हुए माधुरी ने टपाक से जवाब दिया, मेरे श्राद्ध को छोड़, वो तो मरने के बाद की बात है। अभी मैं जीवित हूँ। पहले ये बता कि तेरे पाँव में ये नई चांदी की पायल कहाँ से आए? मेरे पेंशन के पैसे से बचत करके कविता जी बोली। पेंशन के पैसे? नहीं नहीं, ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए भेजे थे। अपनी झूठ पकड़े जाने से माधुरी हकलाने लगी। देख बहू, मुझे सब पता है। आज मैं बैंक गई थी। तू हर महीने पेंशन आते ही एटीएम से निकाल लेती है और मुझ पर खर्च की जगह अपने लिए पायल और कान के झुमके बनवाती है। अभी मैंने सुनार के नौकर को दरवाजे पर भी देखा था। तुझे एटीएम देकर मैंने गलती कर दी। अभी के अभी मेरा एटीएम मुझे वापस कर, वरना तेरी सारी करतूत अंकुर को बता दूंगी। और आज के बाद अगर इस तरह की हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार मैं तुझे सुधरने का एक मौका देती हूँ। कविता जी ने सीधे शब्दों में उसे समझा दिया। उसकी बातें सुनते ही माधुरी उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकुर को ये सब नहीं बताइएगा। मुझे लालच आ गया था। मैं अभी आपका एटीएम आपको वापस कर देती हूँ। एटीएम लेकर कविता जी वहाँ से अपने कमरे में आ गईं और अपने पति के फ़ोटो के नीचे रख दिया और फ़ोटो से बोली, बहू की कोई बात अंकुर को बताना नहीं चाहती। वो बेचारा थका हारा घर आता है। मेरी बातों से घर की शांति भंग होगी। माधुरी शायद आज की घटना के बाद अपनी हरकतों से बाज आ जाए। उसे बुद्धि देना। मैं चली मालिश वाली को फ़ोन करने। कल उसे बुला लूँगी और उससे पहले एटीएम से खाते में बचे कुछ रुपए निकाल लूँगी। आपने सही कहा था, एटीएम बुढ़ापे का सहारा है। आपने जाने के बाद भी मेरा उतना ही ख्याल रखा जितना पहले रखते थे। कविता जी को महसूस हुआ कि उनके पति तस्वीर में नहीं, उनके साथ उनके बगल में खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि उम्र के इस पड़ाव के अनुसार हमें ढलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में निराशा को चुन लिया जाए। कविता जी ने अपनी आंखें खुली रखीं और अपने जीवन में हमेशा खुशी को ज़्यादा महत्व दिया। तो दोस्तों, आप सबको हमारी ये कविता जी की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।